आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? क्या आपने पैसा लगातार बचाया है या आप भी उन लोगों में से हैं जो लाइफ में ज्यादा प्लानिंग नहीं करते? इन सब सवालों के जवाब थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके सर्कल में पैसे के लिए काम कर रहे होंगे। महीने भर जी जान लगा के मेहनत की, खूब घिसा। बॉस अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है तो कभी कभी उसके गुस्से का शिकार भी हुए। फिर महीने का आखिरी दिन आया और आपके मोबाइल पे एक मैसेज पॉपअप हुआ, टिडिंग, सैलरी फॉर दिस मंथ इज क्रेडिटेड। आपके चेहरे पे एक मुस्कान छा गई और आपके महीने भर की मेहनत का फल आपको मिल गया। दुनिया में 99% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और ऐसे ही पैसे कमाते भी हैं। देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने पढ़ाई की, किसी न किसी स्किल में मास्टरी हासिल की और आपने उसी स्किल का वर्क प्लेस पे यूज किया। ये शॉर्ट तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत किसको नहीं होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका पे पैकेज भी बढ़ता रहेगा। लेकिन याद रहे, आप फिर भी पैसे के लिए ही काम कर रहे होंगे। पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा हो, अभी तक तो नहीं कर रहा। सोचिए कि ऐसा एक वक्त आ गया जब आप फिजिकली फिट नहीं है या लंबे टाइम के लिए बीमार हो गए, तो क्या आपकी कंपनी आपको घर बैठने के पैसे देगी? हरगिज नहीं। कुछ एक्सेप्शंस होंगे जैसे टाटा, जहां कुछ समय तक आपको ये लाइफलाइन मिल सकती है, लेकिन बाकी कंपनी में ऐसा नहीं होना। तो क्या आप और हम जो मेहनत और डेडिकेशन से सुबह शाम भूखे प्यासे सब साइड में रखकर घिस रहे हैं, हम इंडिस्पेंसिबल हैं? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आप अपने काम को बहुत इंजॉय करते हैं, इसलिए आपका काम को लेकर डेडिकेशन फोर्स नहीं होगा, नेचुरल होगा। आपका नाम भी काफी होगा अगर आप अपने काम में वाकई एक्सेप्शनल है तो। और अगर आप एक्सेप्शनल से भी कुछ कदम आगे हैं तो आपको शोहरत भी मिलेगी। लेकिन आप उस हालत में भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। पैसा अब तक आपके लिए काम नहीं कर रहा। आप सोच रहे होंगे ये कैसा डिप्रेसिंग माहौल बना रखा है, बार बार कह रहा है कि पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। तो ऐसा होना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि नौकरी, सैलरी से आपकी लाइफ तो अच्छे से चल सकती है, लेकिन आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। मंथ टू मंथ, महीने दर महीने की सैलरी से आपकी गाड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन जब सैलरी रुक जाएगी तब क्या होगा? सोच में पड़ गए ना? लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए कुकू एफएम आपके लिए लेके आया है विवेक मसरानी की लिखी किताब यू कैन कंपाउंड की बुक समरी। मेरा नाम है देवांग तिवारी और इस समरी को अडैप्ट किया है नितिन झा। यकीन मानिए दोस्तों, इस शो के खत्म होने तक आप ये भी जान जाएंगे कि पैसे का हमारे लिए काम करना कितना जरूरी है और पैसे को हम अपने लिए काम पे लगाएंगे कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सफर में और शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन अपने अगले एपिसोड में। चतुर चंपक और रॉकिंग रंजीता एक हैप्पीली मैरिड कपल है। चंपक एक बड़ी आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और रंजीता हाउसवाइफ। उनकी शादी की शुरुआत के कुछ साल तो बड़े मजे में बीते। स्विगी जोमेटो का जरूरत से ज्यादा यूज होता, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदते और साल में कम से कम 2 बार एक्सोटिक लोकेशंस पे हॉलीडे मनाने जाते। फिर उनकी जिंदगी में एक प्यारा सा बच्चा आया और तभी उन दोनों के सामने सच आया। वो सच ये था कि जितनी सैलरी में दोनों एक हैपनिंग लाइफ जी रहे थे, उतनी सैलरी अब उनके लिए कम पड़ रही थी। चंपक की सैलरी का बड़ा हिस्सा रेंट, क्रेडिट कार्ड, बिल्स, राशन, इन सारी चीजों में खर्च हो जाता। एक संडे मॉर्निंग जब दोनों ने डीप डाइव किया तो उन्होंने देखा कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ खास पैसे जमा नहीं किए थे। हर साल चंपक को 4 से 6% का हाइक तो मिल जाता था, लेकिन वो अब नए पेरेंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं था। अक्सर जब हम किसी टफ सिचुएशन में फंसते हैं तो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। रंजीता और चंपक ने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, कम इंटरेस्ट रेट, कैपिटलिज्म सबको ब्लेम कर डाला, बढ़ती महंगाई को भी कोस दिया। लेकिन इस सिचुएशन का सामना तो करना ही था। चंपक ने अपने दोस्त आर्यन से कनेक्ट किया। आर्यन और चंपक एक ही कॉलेज से पढ़े थे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद आर्यन ने अपना ही एक वेंचर स्टार्ट कर लिया था। चंपक ने उनको घर बुलाया डिनर पे। चंपक की सारी बात सुनने के बाद आर्यन ने नोटिस किया कि चंपक की फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ बड़े इश्यूज थे। चंपक अपनी सैलरी का सिर्फ 5% सेव करते थे। उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एफडी और रियल एस्टेट में था, जिसमें सिर्फ 3 से 5% का रिटर्न मिलता है और उनको 4 से 6% की सालाना हाइक मिलती थी, जो कि करंट इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बहुत ही मार्जिनल है। आर्यन ने उनसे कहा कि आप एक रैट रेस में भाग रहे हैं। आप पैसे के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा आपके लिए अभी तक काम नहीं कर रहा। आपके इस करंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न से आप कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। चतुर चंपक के चेहरे पे स्ट्रेस आ गया ये सुनकर। बहुत ही परेशान होकर उसने आर्यन से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। आर्यन ने उन्हें एक छोटी सी इक्वेशन बताई जिसे चंपक अब तक फॉलो करते आ रहे थे। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेव। जबकि जो इक्वेशन उन्हें फॉलो करनी चाहिए थी वो थी इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। जिसने ऐसा सोचना शुरू कर दिया उसका नजरिया पैसे को लेकर हमेशा के लिए बदल जाएगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब ये कि अगर आपने कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा जिससे आप सोते समय भी पैसे बनाते रहें, तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे दोस्तों। आर्यन ने चंपक को बताया कि दुनिया में सिर्फ 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है। दूसरा होता है बिजनेस ओनर, जो एक कंपनी चलाता है और लोग उसके लिए काम करते हैं। तीसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना काम बतौर फ्रीलांस करते हैं। और सबसे आखिरी होता है इन्वेस्टर, जो कि पैसे से काम करवाता है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चंपक ने ये पढ़ा तो था स्कूल में, लेकिन एग्जाम के लिए बस रट्टा मार लिया था, उसे समझा नहीं था। आर्यन ने उन्हें बताया कि मान लीजिए आपने 2 अकाउंट खोले, दोनों में 100 रुपए जमा कर दिए। एक अकाउंट में 10% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और एक में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल के आखिर में दोनों ही अकाउंट में 110 रुपए थे और दूसरे साल के आखिर में सिंपल इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 120 और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 121। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ 1 रुपया ज्यादा कमाने के लिए
इतना सब क्यों समझें, लेकिन अगर आप 30 साल तक दोनों अकाउंट को वॉच करें तो सिंपल इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 30 साल बाद होंगे 400 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले अकाउंट में 1744 रुपए, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाले अकाउंट से 4 गुना ज्यादा। चौंक गए ना? चंपक भी ऐसे ही चौंक गया था। वॉरेन बुफे को ज्यादातर लोग दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर मानते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जहां वॉरेन एनुअली 22% से कंपाउंड करते हैं, वहीं जिम साइमन 66% से एनुअली कंपाउंड करते हैं। लेकिन फिर भी जिम की वेल्थ वॉरेन से 75% कम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिम ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वॉरेन ने बचपन से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये सुनकर चंपक चिंता में आ गया। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और चंपक 35 का हो चुका था। वेटरन इन्वेस्टर रमेश दमानी कहते हैं कि आप 10 लाख को 30 साल में 100 करोड़ में बदल सकते हैं, वो भी लगभग 26% के रेट से कंपाउंड करके। चंपक ने कहा कि ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गोल्ड 10-12%, बॉन्ड्स 8-10% रिटर्न देते हैं, तो भला मैं 26% कैसे अचीव करूंगा? आर्यन ने मुस्कुरा के कहा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। रंजीता उनकी बात सुन रही थी। उसके भोलेपन से कहा, लेकिन स्टॉक तो जुआ सट्टे जैसा होता है। आर्यन ने मुस्कुरा के कहा, स्टॉक लॉटरी के बराबर, स्टॉक लॉटरी टिकट की तरह नहीं है। आपने कंपनी का स्टॉक खरीदा, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है तो स्टॉक की वैल्यू कम होती है। ऐसे हालत में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अच्छे से डीप में जाके रिसर्च करनी होगी। इन्वेस्ट करने की अच्छी बात यह है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आज आपने एफएमसीजी का स्टॉक खरीदा, कल आप स्टील का स्टॉक ले सकते हैं और परसों फार्मा कंपनी का। आप इसे कंपेयर कीजिए खुद की वर्किंग करियर से। क्या आपको इतनी आसानी से डोमेन चेंज करने की आजादी होगी? बिल्कुल नहीं। खुद का बिजनेस चलाने में जो हेडेक लोग झेलते हैं, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि कोई लिकर बिजनेस है या बैंकिंग बिजनेस जिसमें बहुत रेड टेप होते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये सब करते करते आपके जूते घिस जाएंगे। भगवान न करे कि आपकी कंपनी बंद हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो सेटबैक झेलना आसान नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टर को बिजनेस ओन करने से आजादी मिल जाती है। चंपक ने खुश होकर कहा कि ये तो बढ़िया तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का, लेकिन मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं उनसे कैसे कंपीट कर सकता हूँ? क्या मुझे उनसे कंपीट करना चाहिए? आर्यन ने समझाया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उनके पोर्टफोलियो में किसी भी एक कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकते। रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसके अलावा और डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए, क्योंकि उनका साइज 1000 करोड़ से लेकर कई हजार करोड़ तक हो सकता है। उनके लिए 4000 लिस्टेड फंड में से चूज करने का एरिया बहुत छोटा हो जाता है। वो बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्ट करने के लिए एनालाइज करना आना चाहिए। आपकी रिसर्च बहुत एक्सटेंसिव होनी चाहिए। चंपक थोड़ा सीरियस हो गया। 5000 लिस्टेड कंपनी में से कुछ कंपनी को सेलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है। आर्यन ने चंपक से कहा कि चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब क्या बताया और कैसे करना है इन्वेस्टमेंट, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांग और एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में। हम चर्चा कर रहे हैं यू कैन कंपाउंड की बुक समरी के ऊपर, जिसे अडैप्ट किया है नितिन झा ने। तो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं इन्वेस्ट करने की। जेफ बेजोस ने अमेजॉन में अपने एम्प्लॉइज के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट बनाया था। जेफ ने कंपनी के एम्प्लॉइज को एनकरेज करना शुरू किया कि वो डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करें। लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट सेव करने के लिए नहीं कहते, लेकिन हैबिट बिल्ड करने के लिए एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करना जरूरी है। क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट का पहिया घूमने लगे तो आप कभी भी उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे पिछले 20 सालों में प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी की लाइन लग गई। उबर दुनिया की सबसे बड़ी राइड शेयरिंग कंपनी है, लेकिन उनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं। एयरबीएनबी जो दुनिया की सबसे बड़ी अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, वो खुद कोई प्रॉपर्टी ओन ही नहीं करती। अलीबाबा सबसे बड़े ऑनलाइन होलसेलर है, लेकिन उनके पास भी कोई इन्वेंट्री नहीं होती। तो ऐसा क्या है कि ये सारी कंपनी इतनी सक्सेसफुल? इन कंपनियों की सक्सेस का कारण है कि इन्होंने एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर सेलर्स को लेकर आए, कस्टमर्स का ट्रैफिक बढ़ाया, उन कस्टमर्स ने प्रोडक्ट खरीदा और फिर जैसे जैसे अच्छे एक्सपीरियंस यूजर्स को हुए उस हिसाब से वो दोबारा आते रहे और अपने साथ वालों को भी रिकमेंड करते गए। ऐसा करके उन्होंने एक साइकिल क्रिएट कर दिया, जिससे उनके पास रिपीट क्लाइंट्स आने लगे और उनका ग्रोथ इंक्रीमेंटल होने लगा। फ्लाईव्हील कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। क्या इस कॉन्सेप्ट को आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। स्टेप 1, खुद को समझिए। क्या आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या कंजर्वेटिव? आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है? आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम? और अगर लॉस हुआ तो उससे आपकी फैमिली पर कितना इमीडिएट असर पड़ेगा? आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक है या मल्टीपल? खुद को जितना बेहतर आप जानेंगे उतना ही अच्छी स्ट्रैटेजी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बना पाएंगे। और हाँ, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। स्टेप 2, आप अक्सर सुनते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन अगर नॉलेज को अप्लाई नहीं किया तो वो किसी काम की नहीं है दोस्त। आपको अपना इन्वेस्टमेंट गोल पता होना चाहिए। अगर आप अगले साल कार खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक सही ऑप्शन नहीं है। कुछ महीने में अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ तो आपका पैसा तो जाएगा ही, आपका गोल भी पूरा नहीं हो पाएगा। स्टेप 3, अपने एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनाएं। आप किस सेक्टर की किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उसके लिए आपने किस लेवल का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज ना करें। स्टेप 4, आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहना होगा। अपने पहले के इन्वेस्टमेंट में विन लॉस और एरर्स को पॉइंट आउट कीजिए। जो गलतियां की हैं उनसे सीखें और कोशिश करें कि वो गलतियां दोबारा ना हो। ये रिबैलेंसिंग का एक्सरसाइज हमेशा चलती रहती है। स्टेप 5, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नल मेंटेन कीजिए। इसमें आप सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखिए। इसमें आपके पोर्टफोलियो कंपनी और टारगेटेड कंपनी दोनों का डेटा होना चाहिए। स्टेप 6,
आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है और कौन सा नहीं। इक्विटी यानी स्टॉक्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका सारा पैसा वहीं लगा दो। आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लास की डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्टेप 7, इंप्रूवमेंट की साइकिल रुकनी नहीं चाहिए। आपको एक्सेल करने के लिए ट्रेडिंग में और लाइफ में भी हमेशा सीखता रहना होता है। अपनी गलतियों से तो आप सीखते हैं, लेकिन अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख ले। उसके ऊपर आगे और डिटेल में बात करेंगे। स्टेप 8, आजकल के टाइम में डेटा और इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है दोस्तों। माउस के एक क्लिक से आप ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा टूल चाहिए जो आपको बेहतर इंसाइट्स दे सके। अच्छा टूल हो तो आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे ट्रिक्स जान लेने के बाद कुछ दिन आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन होकर कीजिए, ऐसे जैसे सचमुच के पैसे से कर रहे हो। अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न बना लीजिए कि जब आप रियल मनी यूज करें तो आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए। एसेट एलोकेशन भी पैरेलली करते रहिए। जहां लॉसेस हो वहां कंट्रोल कीजिए और कैपिटल और रिटर्न को री इन्वेस्ट करते रहिए। इन 2 एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाने के लिए खुद को एनालाइज करना जरूरी है। आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी आप गोल्स को चेज कर सकेंगे। जब गोल्स क्लियर हो जाएं तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाना होगा, और उसके लिए क्या क्या करना है उसी के ऊपर हमने अभी बात करी। तो चलिए, प्लानिंग करना तो आप सीख गए, अब टाइम है उसे इंप्लीमेंट करने का। और वो कैसे करेंगे जानेंगे अगले एपिसोड में। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला कार्स पे काम शुरू किया था तो कई लोगों ने उन्हें अलर्ट किया कि आपकी कार बहुत महंगी होगी, लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन ये था कि बैटरी को बनाने का खर्चा $600 पर किलोवाट था। इलॉन ने अपनी टीम से सवाल पूछे कि क्यों इसका खर्च $600 पर किलोवाट है। उसके बाद जो हुआ उसे हिस्ट्री जानती है। इलॉन ने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया। बैटरी बनाने के लिए उन्होंने पता लगाया कि कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, कार्बन, सेपरेशन के लिए पॉलीमर और स्टील का एक कैन, इन सब की जरूरत होती थी। तो बैटरी को आउटसोर्स करने के बजाय उन्होंने सारे रॉ मटेरियल लंदन मेटल एक्सचेंज पे खरीद लिए और खुद बैटरी असेंबल करने लगे। जो बैटरी टेस्ला ने बनाई उसकी कॉस्ट सिर्फ $80 पर किलोवाट थी। जी हाँ, यानी मार्केट प्राइस से करीब 85% चीप थी उनकी खुद की बैटरी। इस एग्जांपल से आप सीख सकते हैं दोस्तों कि अगर प्रॉब्लम को आपने ब्रेक डाउन कर लिया तो आपका आउटकम बहुत ज्यादा लॉजिकल होगा। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल की माने तो नॉलेज गेन करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बेहतर हो जाता है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। सच पूछें तो आपके सोल्यूशन ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, जो कि नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। ऐसा करने से आपका सोचने का तरीका भी काफी बदल जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपके बिहेवियर का भी बेस बन जाता है, जिससे डिटरमाइन होता है कि आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आप हासिल कर पाएंगे या नहीं। लाइफ में रोज अलग अलग फॉर्म्स में नए नए चैलेंजेस तो आते रहते हैं ना। अगर सारी प्रॉब्लम्स को आप इंडिविजुअली देखेंगे तो आपका रिएक्शन हमेशा एक फर्स्ट टाइमर की तरह होगा, लेकिन अगर अपने प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करना सीख लिया है तो आप उनसे बेहतर डील कर पाएंगे। आसान शब्दों में उसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स कोई नहीं, आपको उनसे डील करने के लिए अच्छे प्रिंसिपल्स भी क्रिएट करने होंगे। चलिए अब फर्स्ट प्रिंसिपल्स को इन्वेस्टिंग में अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक शेयर $100 में खरीदा और $1000 में बेच दिया। इससे आपने अपने कैपिटल पर 10 टाइम्स जनरेट कर लिया प्रॉफिट में। इन्वेस्टमेंट में जितना जरूरी एंट्री पॉइंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट भी होता है। और भी डीप में जाते हैं और जानते हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल होता है बिजनेस परफॉर्मेंस। जब आपने एक शेयर $100 का लिया था तो हर एक शेयर पे अर्निंग $10 थी, लेकिन जब उसने बेचा तो हर शेयर पे अर्निंग $50 थी। ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा हो, लॉसेस कम से कम हो। किसी भी कंपनी का जब फंडामेंटल एनालिसिस आपने अच्छा किया हो ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पर रहेंगी। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन इंप्रूवमेंट और डेट रिडक्शन को एनालाइज करेंगे। जब शेयर प्राइस 100 था और पर शेयर अर्निंग ₹10 की थी, तब आपके शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10x था। जब आपने बेचा वो शेयर तब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20x था, यानी $1000 का शेयर और पर शेयर अर्निंग ₹50 हुई। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट, जिसमें आप अलग अलग पैरामीटर्स पे एक कंपनी के शेयर प्राइस को और उसके ट्रेडेड वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। दोस्तों मोटे तौर पे समझी जाए बात तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सिर्फ किसी एक पर ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरे फंडामेंटल को निग्लेक्ट कर देते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस किया तो टेक्निकल नहीं किया, और टेक्निकल किया तो फंडामेंटल को इग्नोर कर दिया। लॉस करने का इससे ज्यादा कोई श्योर शॉट तरीका नहीं हो सकता। चार्ली मंगर इससे मैन विद अ हैमर सिंड्रोम कहते हैं। मतलब कि अपने सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सोल्यूशन लेके तैयार रहना, क्योंकि आइसोलेशन में किसी भी टूल का इस्तेमाल करना बहुत गलत अप्रोच है। एक स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड है, मान लीजिए, जब वो अपने रियल वैल्यू में पहुंच जाएगा तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चलता रहेगा कि उसके प्राइस में अप्रिसिएशन हो रहा है और वो कहां तक जा सकता है। लेकिन ये प्राइस राइज कितना सस्टेनेबल है ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताएगा। क्या कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, क्या उनका डेट कम हो रहा है, उनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं अच्छे सेल्स ग्रोथ के लिए वो अपना मार्जिन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर मार्जिन सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, और ऐसी हालत में शेयर प्राइस में उछाल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जैसे सभी एस्पेक्ट्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने पर ही पता चलता है। अब जरा प्राइस वॉल्यूम एक्शन को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हालांकि इससे दूर रहते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स को स्क्रीन करने का बहुत ही अच्छा टूल। इससे आपको अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। चंपक अब तक बहुत ध्यान से आर्यन की बात सुनते रहे थे। उन्होंने आर्यन से कहा कि भाई, जब इतना सारा फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो मुझे प्राइस वॉल्यूम एक्शन समझने की क्या जरूरत है।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि सब्र करो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा तुम्हें। स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पे क्या होता है, कुछ लोग स्टॉक खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। पहला वॉल्यूम या क्वांटिटी, मतलब कि किसी ने कितने स्टॉक्स बेचे। दूसरा प्राइस, यानी किस रेट पे स्टॉक्स का ट्रांजैक्शन हुआ। जितने भी टर्म्स आप टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं वो इन दो बिल्डिंग ब्लॉक्स को ड्राइव करते हैं। चाहे वो आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो या कोई और की पॉइंटर, सबका बेस प्राइस और वॉल्यूम ही होते हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन को आपने समझ लिया तो आप उससे कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइस वॉल्यूम एक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे आप, और कैसे इंश्योर करेंगे कि आप इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा करें, इसका जवाब मिलेगा हमें फंडामेंटल एनालिसिस में गुरु। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, या उन्होंने कोई नया पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट बना लिया है और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इस सब न्यूज का मार्केट में एक पॉजिटिव असर होगा, जो शेयर प्राइस को उछाल में पता चलेगा, जो शेयर प्राइस की उछाल में पता चलेगा। अब अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक सेक्टर को कुछ छूट दी हो, जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को कुछ बेनिफिट दिए जा रहे थे, तो उसका असर भी उसके प्राइस पे दिखेगा। तो देखा दोस्तों, कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही एनालिसिस बहुत जरूरी है आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हम जहां बात करेंगे ट्रीज एनालॉजी के बारे में। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेक्शन करना कि वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके कंपाउंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। इसी को आर्ट ऑफ स्क्रीनिंग कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं यू कैन कंपाउंड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है नितिन झा ने। तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर स्क्रीनिंग करने का सबसे सही तरीका क्या है। किसी भी अच्छी कंपनी में कंपाउंडिंग इंट्रिंसिक होती है, मतलब कि उस कंपनी में रिटर्न्स का सीधा संबंध कंपनी के परफॉर्मेंस से होता है। आपको फोकस करना है दो पैरामीटर्स पे। एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि जितना पैसा कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे ऊपर रिटर्न कैसा मिला, और दूसरा अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब कि रेवेन्यू में साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर कितना ग्रोथ हुआ है। आप एक सिंपल सा 2x2 का मैट्रिक्स बना लीजिए। एक्स एक्सिस पे अर्निंग्स ग्रोथ को रखिए और वाई एक्सिस पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को। इस ग्रिड में टॉप राइट पे जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हाई हो और अर्निंग्स ग्रोथ भी, उसे हम बैनियन ट्री कहेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट करियर में आपको एक या दो ऐसे बैनियन ट्री मिल जाएं तो समझिए कि आपकी नैया पार हो गई। ऐसी कंपनी जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ लो है, ऐसी कंपनी कैपिटल रीइन्वेस्ट नहीं करती बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। आप ऐसी कंपनी के डिविडेंड से अपना एक सेट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी जिसका अर्निंग्स ग्रोथ तो हाई है लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो है, ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती। आपको ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। किसी कंपनी में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लो है और अर्निंग्स ग्रोथ भी लो है, ऐसी कंपनी कैक्टस जैसी होती है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाता। इसके अलावा बैम्बू ट्री जो इंप्रूवमेंट पाथ पर होती है, और पाम ट्रीज जो साइक्लिकल पाथ पे होती है, मतलब कि किसी सीजनल फ्रूट की तरह उनका भी टाइम आता है लेकिन हमेशा नहीं रहता। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हर टाइप के ट्रीज को। बैनियन ट्री ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट को लगातार अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती रहती है, कैपेसिटी बढ़ाती है जिससे ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। ऐसी कंपनी इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल होती है। ये कंसिस्टेंट भी होती है और इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी गारंटीड होता है। ये कंपनियां इन्वेस्टर्स में अक्सर बहुत पॉपुलर होती हैं और इनका प्राइस भी ज्यादा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप ऐसी किसी कंपनी को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जब मार्केट क्रैश भी करता है तो ऐसी कंपनी के शेयर ज्यादा नहीं गिरते, लेकिन जब जब मार्केट क्रैश होता है तब सही टाइम होता है कंपनियों में ज्यादा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इनका शेयर प्राइस क्रैश में जरूरत से ज्यादा नीचे आ जाता है। मैंगो ट्रीज की खासियत क्या होती है? हमेशा आपको जूसी मीठा फ्रूट मिलता रहेगा जी। स्टॉक्स के टर्म्स में अगर हम मैंगो ट्रीज वाली कंपनियों की बात करें दोस्तों, तो एक शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड मिलता रहेगा ऐसी कंपनी के साथ। ये कंपनी जनरली ब्लू चिप कंपनी होती है जो बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा फास्ट रेट में ग्रो करती है। लेकिन एक चैलेंज है इसमें, जब सेक्टर में ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, तब इनका ग्रोथ भी रुकता जाता है। एक दौर था जब टूथपेस्ट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा था, रूरल मार्केट्स में भी उसका यूज बढ़ रहा था। उस टाइम कोलगेट कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन अब वो मार्केट सैचुरेट हो चुका है। इसलिए जैसा रिटर्न पहले आपको कोलगेट दे सकता था, अब वैसा नहीं मिलेगा। इन कंपनियों में आप कैपिटल एप्रिसिएशन के माइंडसेट से मत इन्वेस्ट करिएगा। ये कंपनी आपका कैपिटल प्रिजर्व करके रख सकती है और इनसे आपको थोड़ा रिटर्न कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा। कैक्टस रेगिस्तान में पाए जाने वाले वो पेड़ हैं जो बहुत ही अजीब से होते हैं। ये कभी तेज रफ्तार से ग्रो नहीं करते, मतलब कि इन कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत लो होती है और स्लो होती है। मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी लो होता है, लेकिन कैक्टस ज्यादा पानी भी नहीं मांगता, यानी कि प्रॉफिट्स को कंपनी में ज्यादा रीइन्वेस्ट नहीं किया जाता। ऐसी हालत में शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिलता है। लेकिन ऑथर के हिसाब से आप ऐसी कंपनियों से जितना दूर रह सकें उतना अच्छा। जैसे कैनबिस जो कि एक ड्रग प्लांट है, उसका पौधा बहुत ज्यादा पानी मांगता है, इतना कि आपके गार्डन की बाकी पेड़ को सफर करना होगा। इनका ग्रोथ तो बहुत तेज होता है, लेकिन इस पौधे से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही लो होता है। ठीक ऐसे ही अक्सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी हालत में ग्रोथ को चेज करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इसके लिए अनकंट्रोल्ड पैसा खर्च होता है। ऐसे बिजनेस मॉडल में जहां लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है, बेहतर है कि आप लो ग्रोथ चुनें। हाई ग्रोथ वैल्यू को खत्म करने का काम करती है। बैम्बू ट्री बहुत टाइम लगाती है ग्रो करने में। शुरुआत में काफी सालों में ये जमीन के अंदर ही रहती है,
बिजनेस टर्म्स में इनका ग्रोथ भी लो होता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का पोटेंशियल समझ लिया और वो क्लिक कर गया तो जनाब रिटर्न हमेशा मल्टीफोल्ड मिलेगा आपको। गूगल को ही देख लीजिए, शुरुआत में कुछ साल उन्होंने सिर्फ सर्च इंजन पे काम किया, लेकिन कंपनी के लीडरशिप का और उनके बोर्ड का विजन इतना बड़ा और बढ़िया था कि कई साल तक R&D के बाद बहुत कम टाइम इंटरवल में ही आज कितना कुछ डाइवर्सिफाई कर चुके हैं और एक पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बन गई है, जो कि आज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू एग्रीगेट करती है। नतीजा ये हो कि गूगल के जितने भी अर्ली इन्वेस्टर्स थे उन इन्वेस्टेड पैसे से मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स मिला। पाम ट्रीज वैसे स्टॉक्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, अक्सर लो ग्रोथ, लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ट्रांजिशन करती रहती है। जैसे कि शुगर कंपनी का स्टॉक, उनका प्रोडक्शन साइकिल ऐसा है कि अगस्त से लेकर मार्च तक उनकी फैक्ट्री पूरी कैपेसिटी में चलती है और अप्रैल से लेकर जुलाई तक फैक्ट्री शटडाउन में होती है। आपको सीजनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उनका साइकिल समझना होगा, नहीं तो आप सही एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। चंपक जो अब तक गौर से आर्यन की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ये तो समझ गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए बैनियन ट्री सबसे अच्छा होता है, लेकिन बैनियन ट्री को स्पॉट कैसे करेंगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको हमेशा रिसर्च करते रहना होगा और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में और डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में साइकिल्स को समझना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि लाइफ में होता है, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में चीजें मूव नहीं करती, हमेशा अप डाउन ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है। भाई ऋतिक रोशन वाली मूवी का वो गाना याद है ना, इधर चला मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला, अरे लुढ़क गया। स्टॉक मार्केट में भी अक्सर ऐसा होता रहता है। ठीक वैसे ही कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे नहीं जाता, स्टॉक प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बहुत तेजी से प्रोग्रेस होती है उसकी, फिर एक स्लो डाउन आ जाता है। आपको अवेयर होना चाहिए इन साइकिल्स को समझने के लिए, ताकि आप इसमें ओवर रिएक्ट करने से बच जाए। न्यूटन का थर्ड लॉ याद है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कि हर न्यूज, हर क्वार्टर का रिजल्ट, कोई भी वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड है, उससे कंपनी की स्टॉक प्राइस पे डायरेक्ट असर पड़ता है। एक पेंडुलम की तरह स्टॉक प्राइस भी अपने सेंटर में लेफ्ट राइट होता रहता है, झूलता रहता है। पॉजिटिव न्यूज आएगी तो अपने सेंटर से राइट की तरफ मूव कर सकता है, और नेगेटिव न्यूज आ गई या किसी ने अफवाह फैला दी तो बाप रे बाप, अपने सेंटर से पास वापस आएगा या सेंटर से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। अब हम ह्यूमन बीइंग्स है भी तो नेचर से बाय इमोशनली डिफॉल्ट, है ना। ये क्वालिटी लगभग हर इंसान में आपको मिल जाती है। इमोशंस हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जब इन्वेस्टर्स ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। लेकिन अगर कंपनी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया तो शेयर प्राइस गिरने लगता है। फिर होता यह है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाता है और शेयर की डिमांड कम हो जाती है। फिर कंपनी की ग्रोथ होती है और वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था वो उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। ऐसे में फिर से लोग अट्रैक्ट होते हैं उस शेयर की ओर और फिर से शेयर प्राइस बढ़ने लगता है। ये डिमांड और सप्लाई का लूडो ऐसे ही एक साइकिल की तरह चलता रहता है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा टूल है स्टेज एनालिसिस, जिससे आपको आसानी होगी ये समझने में कि कौन सी कंपनी किस साइकिल से गुजर रही है। आपको एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ सीखना होगा। जब आप प्राइस, वॉल्यूम और फंडामेंटल स्टडी कर ही लें तो आप 4 स्टेज में से साइकिल्स को बांट सकते हैं। जब कंपनी स्टेज 1 में होती है तो उसका इक्विलिब्रियम वाला फेज चल रहा होता है। ऐसा तब होता है जब बिजनेस में ग्रोथ लो होती है और मार्केट कंडीशन भी अच्छी ना हो। कंपनी के शेयर खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता और कंपनी को अपना पोटेंशियल प्रूव करना बाकी होता है। स्टेज 1 में बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी लगभग ना के बराबर होती है। वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। स्टॉक प्राइस साइडवेज ट्रेंड कर रहा होता है और मूविंग एवरेज से कम है। ऐसा होता इसलिए क्योंकि कोई स्टॉक खरीदने की जल्दी में नहीं होता और ना ही इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस स्टेज का टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है, दिन, महीने, सालों तक चल सकता है। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको कब इन्वेस्ट करना है? जब कंपनी आइडियाज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। सबसे लोएस्ट प्राइस में खरीदना एनालिस्ट लोग बेवकूफी मानते हैं। राइट प्राइस पे बाय करना ज्यादा जरूरी होता है जब स्टॉक तैयार हो सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए। इसीलिए आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई सबसे लोएस्ट अब जब आएगा, जब सबसे ज्यादा नीचे गिर जाएगा, मैं तभी खरीदूंगा स्टॉक को। समझ रहे हैं? स्टेज 2 होता है अक्यूमुलेशन फेज, यानी कि स्टॉक प्राइस साइडवेज ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। प्राइस पैटर्न हायर हाई बनाता है और हायर लोज भी बनाता है। मतलब कि प्राइस जब बढ़ता है तो वहां रुकता है जहां वो अपने पिछले हाई से भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर कल 20 पे रुका था तो आज 30 पे जाके रुका, और जब नीचे गिरता है तो पिछले लो से भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर कल 10 पे बंद हुआ था तो आज 8 पे या 5 पे बंद हुआ। मोटे तौर पे कहें तो ट्रेंड अपवर्ड होता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 या 200 दिन के मूविंग एवरेज से ज्यादा होता है। ज्यादातर दिन प्राइस ऊपर ही ट्रेंड करता है। इस स्टेज में रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, सप्लाई लिमिटेड होती है क्योंकि कोई बेचने की जल्दी में नहीं होता। एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि वॉल्यूम कैसा है। जनरली 2 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा स्टेज में। स्टेज 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस फेज में सेलर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट को। स्टॉक प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में लॉक्ड रहती है कुछ हफ्ते या फिर कुछ केसेस में महीनों तक। जब ये फेज खत्म होता है तो मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। कुछ क्लासिक पैटर्न्स होते हैं जैसे डबल टैप या ट्रिपल टॉप, जिसको आप वॉच आउट करते रहिए इस फेज में। आखिरी स्टेज होता है डिक्लाइनिंग फेज। जैसा आपने पहले देखा कि कैसे सारी चीजें साइक्लिकल होती हैं, बिजनेस में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। हर कंपनी में ऐसा स्टेज आता है जहां वो स्टैग्नेट कर जाती हैं और ग्रोथ भी कम होने लग जाती है। कुछ सेक्टर सैचुरेट करते हैं क्योंकि पेनिट्रेशन हाई हो चुका होता है।
जो कंपनी इवॉल्व नहीं करती या फिर स्लोली इवॉल्व करती है उनका डिक्लाइन होना तय है, और इस स्टेज पे आने के बाद प्राइस फ्री फॉल में आ जाता है। लोअर हाई एंड लोअर लो बनने लगते हैं, यानी कि नया हाई पिछले हाई से कम होता है और नया लो पिछले लो से भी कम होता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही होता है। अब आपने इस एपिसोड में सीखा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी अभी कौन से स्टेज में है और इस स्टेज में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज कर रही है। हमेशा इवैल्यूएट करते रहिए दोस्तों कि आपकी प्रोस्पेक्टिव कंपनी का अभी कौन सा स्टेज चल रहा है और अपनी प्लानिंग को उसी तरह चेंज करते रहिए। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम जानेंगे पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको गोल्स कैसे सेट करने हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टर को कंपाउंडिंग और पोर्टफोलियो रिटर्न्स अचीव करने के लिए गोल सेट करने हैं। सबसे आसान तरीका दोस्तों होता है कि बेंचमार्क को कम से कम 10% से बीट किया जाए। इंडिया में सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न करीब 15% के आसपास होता है, तो आपको एम करना चाहिए कि करीबन 25% का रिटर्न तो मिले बॉस। मतलब कि आपको 3 साल में अपने पैसों को डबल करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्री एनालॉजी पढ़ने के बाद आपको लग सकता है कि 100% पैसा बैंगन ट्री पे ही लगाना चाहिए, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं। इन कंपनी के स्टॉक प्राइस सिर्फ बियर मार्केट में ही डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं, इसलिए लंबे समय तक आपको कैश लेके इंतजार करना होगा। अगर बुल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए। ऐसी सिचुएशन में चांसेस कम ही होते हैं कि आप सेंसेक्स के रिटर्न को बीट कर पाएंगे। सवाल यह है कि अब आप मार्केट को बीट आकर करेंगे कैसे। इसके लिए आप एक रेशियो में इन्वेस्ट कीजिए। कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो को 70:30 के रेशियो में इन्वेस्ट कीजिए। कोर पोर्टफोलियो में 10 से 15 हाई क्वालिटी स्टॉक्स को रखिए, यानी कि बैनियन ट्रीज को रखिए। 30% सैटेलाइट स्टॉक्स के लिए ऐसी कंपनी चुनिए जो मैंगो ट्री से बैनियन ट्री की तरफ ट्रांजिशन कर रही हो, या फिर चुनिए बैम्बू ट्री को जो अपना पोटेंशियल अब रियलाइज करेगी, तब आपको शानदार रिटर्न देगी। पाम ट्री जो साइक्लिकल बिजनेस है, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट पोर्टफोलियो कंपनी सिर्फ अच्छे रिटर्न देने के लिए नहीं होते, उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो सैटेलाइट से कोर में जाने की पोटेंशियल रखती हो। दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है किसी भी स्टॉक के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। RSI आपको ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। आपको RSI को 70 और 30 पर सेट करके रख सकते हैं। अब RSI 70 के पास हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा खरीदा गया है। जब RSI 30 के पास हो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा बेचा गया है। RSI 70 के नीचे आते ही आपको स्टॉक सेल करने के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जब RSI 30 के ऊपर आने लगे तो सही टाइम है एनालाइज करने का कि स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आइसोलेशन में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक खरीदना है या नहीं। RSI के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं कंसिडर करने के लिए। एक और अच्छा तरीका होता है स्टॉक्स को स्क्रीन करने का, जो कि है मशीन फॉर्मूला M फॉर मेगा ट्रेंड्स, जिसमें आपको वॉचफुल रहना होगा ट्रेंड्स को लगातार, जिसमें आपको वॉच करना होगा ट्रेंड्स को लगातार ताकि आप कुछ मिस ना करें। उसके बाद A फॉर एक्शन यानी कि प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन कैसा है, इससे आपको मार्केट मूवमेंट का पता चलेगा। फिर C फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप जिस स्टॉक को वॉच कर रहे हैं उनके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, ये भी तो जानना जरूरी है ना। H फॉर हाई क्वालिटी, मतलब ये कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना अच्छा है उस कंपनी का। I फॉर इंप्रूवमेंट, कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर रही है। N फॉर न्यू डेवलपमेंट, कंपनी में इनोवेशन का क्या स्कोप है, नए प्रोडक्ट्स को कंपनी डेवलप कर रही है या नहीं। E फॉर एग्जीक्यूशन, कंपनी कैसे अर्निंग्स को अपने ऑपरेशनल प्लान में इंटीग्रेट करती है। किसी भी बिजनेस को डीप में एनालाइज करने से पहले आपको बिगर पिक्चर की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप बिगर पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप ट्रेंड में शिफ्ट को भी पहचान सकते हैं। जैसे कि इंडिया में IT सेक्टर का रेवोल्यूशन, PSU बैंक से प्राइवेट बैंक्स का शिफ्ट, फार्मा और केमिकल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया में शिफ्ट हुई। ये सारे मेगा ट्रेंड्स हैं जो आपको मटेरियलाइज होने से पहले ही समझ में आ जाने चाहिए। मेगा ट्रेंड्स को आप शॉर्ट टर्म या साइक्लिकल ट्रेंड से कंफ्यूज मत कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि स्टील शुगर जैसी इंडस्ट्री में होता है। अब आते हैं टेलविंड पे। टेलविंड मतलब कि आपके ट्रैवल की डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करती है, जिससे आपके ट्रैवल में और आसानी होती है। लेकिन एक अच्छी कंपनी को टेलविंड की कैसी जरूरत पड़ सकती है बताते हैं। मकर संक्रांति पे आपने पतंग तो उड़ाई होगी ना। आपकी पतंग कितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो, लेकिन अगर विंड ना हो तो आप पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और टाइड आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, लेकिन अगर आप वेव के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं तो आप कम एफर्ट में भी ज्यादा तेजी से स्विम कर सकते हैं। बस कुछ ऐसा ही होता है स्टॉक्स के साथ भी। अगर वेव आपके साथ है तो आपको इसका फायदा जरूर होगा। इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। कुछ सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के पीछे अभी टेलविंड भी है। इनको कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स जैसे डिजिटाइजेशन, मोबाइल पेनिट्रेशन, अर्बनाइजेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एडवांटेज मिल रहा है। मेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का एक और आसान तरीका है, आप जब फ्रीक्वेंट डिस्कशन सुनने लगे कई प्लेटफॉर्म पे किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, तो आपको और डीप डाइव करने की जरूरत है। इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्टिविटी में अभी बहुत पेनिट्रेशन होना बाकी। फाइनेंस, फूड, एजुकेशन, सारे ही सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योर्स नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। ऐसे माहौल में काफी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट इन कंपनियों पे पैसा लगा रहे हैं। इंडिया में अभी खुद 70 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। सेबी ने भी अपने गाइडलाइंस रिवाइज किए हैं और लॉस मेकिंग कंपनी को भी लिस्ट करने की आजादी मिल रही है। अगर आप एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्डर्स की बात करें तो मार्च 2020 से मार्च 2022 तक ये नंबर डबल हो चुका है। जी हाँ, लॉकडाउन की पीरियड के दौरान इतने लोग इन्वेस्टर्स बने हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। CLSDL जो डिपॉजिटरी बॉडी है जहां हमारे शेयर जमा होते हैं, उसने सिर्फ 2 साल में पर शेयर इक्विटी को 2 रुपए से बढ़ा के 6 रुपए कर दिया है।
इसका मतलब यह है कि दोस्तों, ट्रेंड अगर आपने शुरुआती दौर में पहचान लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा आसानी से नहीं होगा, आपको काफी टाइम लगाना होगा इसको समझने के लिए। अभी चर्चा जारी रहेगी, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जहां हम स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है इसको समझेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इस नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने ट्रेंड स्पॉट करना तो सीख लिया, लेकिन ट्रेंड स्पॉट करने के साथ साथ आपको डिमांड और सप्लाई का साइकिल भी जानना होगा। कब किस टाइम पर क्या वॉल्यूम है ट्रांजैक्शन का, ये भी जानना उतना ही जरूरी है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी दरअसल डिमांड और सप्लाई के ही प्रिंसिपल्स पे काम करती है। किसी भी कमोडिटी या स्टॉक का प्राइस उसके डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। रिटर्न्स भी दरअसल बाइंग और सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस होते हैं। आपको वो एक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं जो प्राइस को फ्यूचर में इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे प्रमोटर्स का स्टॉक बाय करना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का शेयर परचेज करना, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन को लेकर कोई इफेक्टिव डिसीजन लेना। जितने कम शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे उतना ही ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करने के चांसेस होते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के अवेलेबल शेयर्स जनरली 1 करोड़ से कम ही होते हैं। आपको एक और इंडिकेटर देखना चाहिए, वॉल्यूम टू फ्लोट रेशियो। अगर फ्लोट यानी कि अवेलेबल शेयर्स 15 लाख है और वॉल्यूम का डेली एवरेज 75,000, तो ये रेशियो बनता है 0.05। इस हालत में स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लोट 10 लाख है और वॉल्यूम 2 लाख, तो ये रेशियो 0.2 हो जाएगा। ऐसी हालत में स्टॉक की जल्द ही मार्केट में स्कैरसिटी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस में भी उछाल आएगा। पीटर लिंच कहते थे, प्रमोटर्स माइट सेल द शेयर्स फॉर एनी रीजंस बट बाय फॉर ओनली वन। दे थिंक द प्राइस विल राइज। प्रमोटर्स के पास शेयर्स बेचने के तो कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन शेयर खरीदने के सिर्फ एक रीजन होता है, उसका प्राइस बढ़ने वाला है, यानी कि मुनाफा होने वाला है। इनसाइडर्स या प्रमोटर्स को कंपनी की नॉलेज किसी भी बाहरी आदमी से कहीं ज्यादा होती है। अगर वो अपना स्टॉक खरीद रहे हैं तो इसका यह मतलब होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है और उसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। प्रमोटर का शेयर खरीदने का सिर्फ कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस सिग्निफाई नहीं करता, बल्कि ऐसा होने से इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टॉक प्राइस के बढ़ने का प्रमोटर परचेज से अच्छा कोई टिप नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के इंडिकेटर की तरह इसे भी आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसलिए मशीन क्राइटेरिया के साथ ही इसे भी देखा जाना चाहिए। इन सब चीज में साइज ऑफ परचेज भी बहुत मैटर करता है। मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30 लाख है और उसने 5 लाख के शेयर खरीद लिए, तो ये मीनिंगफुल परचेज कहलाएगा। पीटर लिंच कहते थे कि कंपनी के प्रेसिडेंट का 5,000 शेयर खरीदना उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता जितना सिग्निफिकेंट 6 से 7 वाइस प्रेसिडेंट का 1000 शेयर खरीदना होगा। और जब एक साथ कई एग्जीक्यूटिव शेयर खरीद रहे हों तो इसे क्लस्टर बाइंग कहते हैं। जब डीप पॉकेट्स वाले लोग शेयर खरीदने लगे तो इसका मतलब है कि डिमांड क्रिएट हो रही है। ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह वगैरह। इनके इन्वेस्ट करने से जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम जनरेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर इंस्टीट्यूशन पहली बार किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो ये इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में एक इंटरेस्ट ट्रिगर करता है। ये सब सुनते वक्त चंपक काफी देर से शांत बैठे थे। उसने पूछा कि लेकिन ऐसा होता क्यों? आर्यन उनके सवाल से खुश हुए। उन्होंने बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करती है, कई पैरामीटर्स पे कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करती है, परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी जज करती है। उनके इन्वेस्ट करने से कंपनी को एक आउटसाइड एंडोर्समेंट मिल जाता है। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंड मैनेजर्स को कॉपी करने की आदत होती है, इससे भी एक एडिशनल डिमांड क्रिएट होती है। जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो चांसेस होते हैं कि वो आने वाले टाइम में और शेयर्स खरीदेंगे। आपको न्यूज अपडेट रखने की तो जरूरत है ही, लेकिन साथ ही फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी ये इन्फॉर्मेशन डिराइव करने में हेल्प कर सकते हैं। इन सब में टाइमिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक उसी तरह जैसे आप पार्टी में लेट हैं तो कुछ खास फायदा नहीं होने वाला आपको। यहाँ आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव हो तो उनका लॉन्ग टर्म विजन बहुत क्लियर होता है। कंपनी को ग्रोथ के पाथ पर रखने के लिए वो हमेशा प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। मैनेजमेंट टीम के लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट एंट्री, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। इसका असर कहां दिखता है? डायरेक्ट तौर पर प्राइस वॉल्यूम एक्शन में आपको यह असर दिखता है। अब जब कोई कंपनी स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रही होती है तो ऐसा किसी फंडामेंटल ट्रिगर की वजह से होता है। जरूरी नहीं है कि ये न्यूज कभी पब्लिक डोमेन में आए। वहां ऐसे इनसाइडर्स भी होंगे जो साइकिल्स की अच्छी समझ रखते हो, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के पास ये समझने की कैपेसिटी नहीं होती। रिटेल इन्वेस्टर के लिए प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस की हेल्प ही सबसे सही डिसीजन होती। अगर स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में हो तो प्राइस का मूवमेंट ज्यादा नहीं होगा, और तब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड कब स्टार्ट हो रहा है। जब प्राइस स्टेज 2 में हो और एडवांस कर रहा हो तो काफी सारे रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश होने लगते हैं। काफी सारा डेटा पब्लिक डोमेन में आने से बहुत सारा यूफोरिया क्रिएट हो जाता है। लेकिन जिन्होंने स्टेज 1 में ही स्टॉक खरीद लिया था वो कभी कभी इस टाइड को ज्यादा टाइम तक राइड नहीं कर पाते। कंपनी के रिपोर्ट्स पब्लिश होने से पहले ही अगर 52 वीक हाई पे हो तो कई लोगों को लगता है कि ये पीक है और अब शायद स्टॉक नीचे ही जाएगा, और इसलिए वो 10 से 20% रिटर्न लेकर स्टॉक बेच देते हैं। लेकिन अप ट्रेंड वाला फेज तो लंबे टाइम तक भी चल सकता है। अगर आपने पूरा साइकिल होल्ड कर लिया तो शायद आपको 40, 50, 80 टाइम्स तक प्रॉफिट भी हो सकता है। इस एपिसोड में आपने डिटेल में जाना कि मेगा ट्रेंड्स को कैसे नोटिस करते हैं और प्राइस वॉल्यूम एक्शन को जानने में क्या तरीका होता है। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है उसके बारे में, और ये कैसे डिसाइड करता है कि आपका स्टॉक कितना आगे जाएगा। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे ट्रेंड्स और प्राइस के वॉल्यूम एक्शन को जानने से आपको एक अच्छा एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। लेकिन जिस कंपनी का स्टॉक आपने होल्ड कर रखा है उस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्टॉक में लंबी दूरी तय करने की एबिलिटी है भी या नहीं।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है यू कैन कंपाउंड की इस बुक समरी में। मेरा नाम है देवांग तिवारी और आगे बढ़ते हैं। कंपनी वैल्यू कुछ ऐसे क्रिएट करती है, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्टर से लिया उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करना उस रेट पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। जितनी तेजी से कंपनी इन्वेस्टर्स का रेवेन्यू बढ़ाएगी और बेहतर रेट ऑफ रिटर्न देगी, उतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती जाएगी। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं हो, ये कर पाना मुश्किल है बॉस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी भी कंपनी के बिजनेस स्ट्रैटेजी के कोर में होता है और ये वैल्यू क्रिएशन को गाइड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पीयर कंपनी के साथ कंपीट कर रहे हो तो आपको एक एज चाहिए सक्सीड करने के लिए। जैसे पतंग उड़ाते टाइम आपका मांझा शार्प हुआ तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है। चाहे कोई ऊंची बिल्डिंग पे भी हो तो भी आपके पतंग को काटना मुश्किल होगा। ठीक इसी तरह कंपनी भी कुछ अलग नहीं होती है। बिजनेस में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड कैप, ये ऐसा टाइम होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिग्निफिकेंटली एक्सीड कर देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड यानी कि कैप, ये ऐसा टाइम होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिग्निफिकेंटली एक्सीड कर देता है। इकोनॉमिक्स लॉज ऐसा बताते हैं कि अगर कोई एक कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे रही है तो आपके कॉम्पिटिटर्स लोअर रिटर्न लेने को तैयार हो जाएंगे और पूरे इंडस्ट्री के रिटर्न्स को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नजदीक ले आएंगे, और कभी कभी तो उसके नीचे भी। लेकिन अगर कंपनी अच्छे बिजनेस प्रिंसिपल्स पे बनी हो तो वो अपने रेट ऑफ रिटर्न को सस्टेन कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करने से। अच्छा ब्रांड इमेज होने से आप अपनी प्राइसिंग प्रीमियम रख सकते हैं। पेज इंडस्ट्री इंडिया में जॉकी ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हमेशा से इफेक्टिव रहे, चाहे 2010 का जस्ट जॉकिंग हो या 2015 का जॉकी और नथिंग। पेज इंडस्ट्री इन स्टोर एडवर्टाइजिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है। किसी मल्टी ब्रांड आउटलेट में भी उनका प्रेजेंस सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। उन्होंने मॉडल्स का चॉइस भी हमेशा यूरोपियन टेस्ट में रखा है। इससे उनका ब्रांड हमेशा इंटरनेशनल ब्रांड जैसा अपील करता है। इन सब में हाई स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मान लीजिए कि एक कंपनी सारे ऑपरेशंस के लिए सैप का सॉफ्टवेयर यूज करती है। उसमें अगर आपने दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत परेशानी होगी। इसी तरह अगर आपका ब्रांड भी ऐसा हो जिसको रिप्लेस करना कस्टमर्स के लिए आसान ना हो, तो आपका ब्रांड लगातार अपने क्लाइंट बेस को मेंटेन करके रखेगा। नेटवर्क इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे अगर ज्यादा कस्टमर्स आने लगेंगे तो ज्यादा सेलर्स आपसे जुड़ना चाहेंगे। ज्यादा सेलर्स के आने से और नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ऑप्शंस होंगे चूज करने के लिए, और ये साइकिल चलता रहेगा। अगर एक मार्केट में दो कंपनी है जिनका सेलिंग प्राइस लगभग एक जैसा है, इनमें से जो कंपनी कम प्राइस पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी उसके पास एडवांटेज होगा हायर मार्जिन का। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आप अपना प्राइस बाकी कंपनी से थोड़ा कम भी रख सकते हैं। ऐसा किया तो भी आपके मार्जिन हिट नहीं होंगे। अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है गुड्स मैन्युफैक्चर करने की तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा हाई रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है और ओवरहेड्स भी कम हो जाते हैं प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। जब आपका स्केल बड़ा होता जाता है तो आप अपनी सेविंग्स का फायदा कस्टमर्स को पास कर देते हैं। कस्टमर्स भी अच्छा रिस्पांस देते हैं, इसलिए कॉस्ट को किसी भी दूसरी एवरेज सुपरमार्केट चेन से 4 गुना सेल जनरेट करती है। जी हाँ, सही सुना आपने, 4 गुना ज्यादा सेल्स। पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो बॉस ये ऑटोमेटिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विस किसी और कंपनी के पास है ही नहीं, कोई और वो बेच ही नहीं सकता। जैसे कि कोक का सिरप या मैगी का मसाला, इसका प्राइम एग्जांपल है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के स्टेज में, और यही सही स्टेज होती है कंपनी में इन्वेस्ट करने की। कुछ कंपनी R&D में होती हैं, ब्रांड बिल्डिंग में होती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में पैसा इन्वेस्ट कर रही होती हैं, तो उनका इनकम स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म में खराब सा लग सकता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन अच्छा हो तो ये शॉर्ट टर्म लॉसेस जल्द ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में बदल जाते हैं। एक और की इंडिकेटर होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जज करने का, री इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है बिजनेस में। जी हाँ, मैंगो ट्री कैटेगरी का बिजनेस रिटर्न तो अच्छा देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं कर पाते। वहीं अगर आप बात करें बैनियन ट्री कैटेगरी के बिजनेस की, तो वो लगातार री इन्वेस्ट करती है क्योंकि उनको फ्यूचर ग्रोथ दिखता है। हाई क्वालिटी बिजनेस वो होता है जहां रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई होता है और लंबे टाइम पीरियड तक कंसिस्टेंट रहता है। जैसे जब आप किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो आप चेक करते हैं कि किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, क्योंकि बैंक फ्रॉड का रिस्क तो हर जगह एक जैसा ही होता है। अगर कोई कंपनी हाई रेट ऑफ रिटर्न लंबे टाइम के लिए री इन्वेस्ट करती है तो स्टॉक का प्राइस और अर्निंग दोनों में ही आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखेगी। अगर कोई कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन रिटर्न्स अच्छे नहीं है, तो री इन्वेस्ट करने का यह मतलब है कि आप अच्छे पैसे को बुरे पैसे के पीछे लगा रहे हैं। जितना हाई कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उतना ही अच्छा उनका कैपिटल एलोकेशन होगा। इससे आपको एफिशिएंसी पता चल जाती है कैपिटल डिप्लॉयमेंट की। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है और ना ही कैपिटल को लेंडर्स को लौटाने की हालत में है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कोई कंपनी अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कैसे कर सकती है इसके बारे में। चाहे कंपनी कोई भी स्टेज पे हो, अगर वो इंप्रूव करने की नहीं सोचेगी तो एक स्टैग्नेशन आ ही जाएगा। जैसे ही आप स्टैग्नेट करने लगते हैं तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिजनेस को आप एक फिल्म की तरह देखिए, एक फोटो की तरह नहीं। फिल्म में कुछ ना कुछ नया हमेशा होता रहता है। एक फोटो जैसा आज है वैसा ही सालों साल बाद भी रहेगा। मतलब ये कि चेंज अच्छा है, चेंज करने के लिए आपको हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ढूंढना होगा।
कोई भी कंपनी अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती है अगर वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है, एफिशिएंटली बिजनेस चला रही है और उनका प्रोडक्ट प्रीमियम हो। इंप्रूवमेंट से आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। बहुत सारी कंपनी जब ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करती है तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट दिखेगा, या फिर कोई कंपनी जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाती है तो भी इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि जनरली लोकल सेल से ज्यादा मार्जिन आपको एक्सपोर्ट में देखने को मिलता है। प्रमोटर और सीईओ कैपिटल को 5 तरीके से एलोकेट करते हैं: एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में इन्वेस्ट करना, दूसरे बिजनेस को अक्वायर करना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, स्टॉक बायबैक करना या डेट खत्म करना। कंपनी के प्रमोटर कैपिटल रेस करने के लिए स्टॉक इशू करते हैं, डेट लेते और बिजनेस का कैश फ्लो यूज करते हैं। कैपिटल एलोकेशन से अगर आप शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। पिरामिड इंटरप्राइजेस ने डिसइन्वेस्ट करके अपने हेल्थ केयर बिजनेस का एक हिस्सा एबोट को 2010 में बेच दिया जब वो लो वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। पिडिलाइट ने भी बीते कुछ सालों में बहुत सारी कंपनी अक्वायर की, जैसे डॉक्टर फिक्सिट, एमसी, स्टील ग्रिप। ये जरूरी नहीं कि आपने जो बिजनेस अक्वायर किया वो सारे सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर कम से कम गलतियां कर रहे हैं तो ओवरऑल आप ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर्स की भी शेयर होल्डर की नजर में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर कंपनी छोटी हो तो शायद डिस्क्लोजर ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन बड़ी कंपनी के लिए ये बहुत ही जरूरी है। वॉरेन बफेट ने कहा, यू लूज माई मनी आई विल बी कंसिडरेट, यू लूज माई रेपुटेशन आई शैल नॉट टॉलरेट। कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी का इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। लीडर और फॉलोअर में इनोवेशन का ही फर्क होता है, ऐसा स्टीव जॉब्स कहते थे। क्यों कुछ नया करना है? क्यों आप पुराने काम को ही नहीं करते रहना चाहते हैं? क्योंकि आप अगर एक ही काम करते रहेंगे तो आप स्टैग्नेट होने से नहीं बच सकते, और जैसे ही आप स्टैग्नेट हुए आपके शेयर प्राइस में आज ना कल वो असर दिखने लगेगा। सेल्स ग्रोथ के लिए एग्जिस्टिंग मार्केट में आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, नए मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हैं और नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना ही इस कैटेगरी में नहीं आता। अगर आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये भी उस कैटेगरी में आएगा। स्टॉक मार्केट में आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब कैपेसिटी को दोगुना करने से उनके प्राइस में इंक्रीमेंटल ग्रोथ आया। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शायद सबसे ज्यादा शो शॉर्ट तरीका होता है कंपनी और शेयर प्राइस में ग्रोथ दिखने का। एप्पल ने जब आईफोन, आईपैड, आईमैक लॉन्च किया तो वो कंपनी की ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर्स बने। अगर कोई कंपनी सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट तक लिमिटेड है और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट अगर किसी वजह से स्ट्रगल करने लगेगा तो कंपनी के सेल्स फिगर पे और उनके ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। आजकल के कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में आपको हमेशा एज पे रहना होता है, इसलिए नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में आपको हमेशा आगे रहना होगा। आयशर मोटर्स काफी टाइम तक स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन एनफील्ड 350 और 500 लॉन्च होने के 6 साल में कंपनी ने 100x ग्रो किया है। जी हाँ, नए मैनेजमेंट और प्रमोटर के आने से भी कई बार स्ट्रॉन्ग पुश मिलता है। विनीता गुप्ता ने जब ल्यूपिन में चार्ज लिया तो एक तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया कंपनी को। उन्होंने ल्यूपिन के फुटप्रिंट्स को इंडिया से बाहर कई सारी कंट्रीज में फैला दिया। वो अक्सर अपने पिता से कहती थी कि अगर हम यूएस में होते तो ऐसे परफॉर्मेंस पे हमें कम से कम 10 गुना ग्रोथ मिलती। नए जनरेशन में एक नई हंगर होती है पिछले जनरेशन से बेहतर करने की। न्यू ज्योग्राफीज में जाने का भी बहुत एडवांटेज है। वी-गार्ड का प्रेजेंस एक टाइम पे साउथ इंडिया में ज्यादा था, इतना कि उनका 95% रेवेन्यू साउथ इंडिया से ही आता था। फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई नॉर्थ के मार्केट में एंटर करने की। 2012 से लेकर 2021 उन्होंने इतना एक्सपैंड किया कि 2021 में 5% से बढ़कर उनका नॉर्थ में मार्केट शेयर 42% हो गया। कंपनी के ग्रोथ में आइडिया और एग्जीक्यूशन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ अच्छे आइडिया जनरेट करने से आप ग्रो नहीं कर सकते, उसको बैक करना होगा सॉलिड एग्जीक्यूशन से। इंडिया में 2003 से 2009 के बीच टेलीकॉम सेक्टर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखी। उस टाइम उस सेक्टर में एमटीएनएल और एयरटेल 2 सबसे बड़े प्लेयर्स थे। मार्च 2003 एयरटेल की सेल्स एमटीएनएल से आधी थी और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनसे 4 गुना कम था। मार्च 2009 में एयरटेल की सेल्स एमटीएनएल से 8 गुना ज्यादा थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 गुना ज्यादा था। फर्क सिर्फ एक्जीक्यूशन का था दोस्तों। जहां एयरटेल ने एग्रेसिवली नए मार्केट में एक्सपैंड किया, वहीं एमटीएनएल का अप्रोच थोड़ा लेड बैक सा था। अगर आपको एग्जीक्यूशन को क्लोजली ट्रैक करना है तो हर क्वार्टर के रिजल्ट को ट्रैक कीजिए। अच्छी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट रिफ्लेक्ट करने लगता है। अगर आपको कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जैसे 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर या 300% ईयर ऑन ईयर, तो मान लीजिए कि कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है कंपनी में। अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है तो आपके लिए ये ब्रेकआउट सरप्राइजिंग नहीं होगा। आपने कभी राहुल द्रविड़ की चाइनीज बैम्बू ट्री वाली स्पीच सुनी है? जी, चाइनीज बैम्बू ट्री को किसान 4 साल तक लगातार पानी देता रहता है और कुछ भी नहीं होता, बीज जमीन के अंदर ही रहता है, लेकिन किसान अपना हौसला नहीं खोता, होप नहीं लूज करता, और फिर 5वें साल में जादू होता है, एक चमत्कार। फाइनली बीज जमीन से बाहर निकलता है और सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है ना कमाल की बात? 4 साल तक इंतजार करने के बाद आप बहुत पेशेंस से आगे बढ़ते हैं और आपको उसका एक शानदार रिजल्ट मिलता है एक ही बार में, एक झटके में, 6 हफ्तों के अंदर। कंपाउंडिंग का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिल सकता दोस्तों। स्टॉक मार्केट में भी आपको कई ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो चाइनीज बैम्बू ट्री को रिजेंबल करता है। कुछ कंपनी बहुत टाइम अपने R&D पे लगाती है, नए प्रोडक्ट्स पे काम करती है और उनका स्टॉक स्टैग्नेट रहता है काफी टाइम तक, लेकिन जैसे ही एक के बाद एक वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, उनका स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट करने लगता है। ये थी ना मजेदार किस्से और कहानियों की बातें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम चर्चा करेंगे कैसे अपने स्टॉक्स को आप एलोकेट करें सही से। जॉर्ज सोरोस कहते थे कि इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट काउंट्स, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। क्या मस्त लाइन है। इसका मतलब यही है कि आपने चाहे कितना भी टाइम बिता लिया हो स्टॉक मार्केट में, कितने ही साल की रिसर्च की हो, लेकिन आप सारी बातें नहीं जान सकते।
कुछ ना कुछ अननोन फैक्टर्स हमेशा होते हैं जिसको आप नहीं जानते होंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में 15-20 स्टॉक्स हैं तो आपको काफी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटी का गेम होता है दोस्तों। बस ये इंश्योर करते रहिए कि जब आपका प्रॉफिट हो तो ज्यादा से ज्यादा हो और जब लॉस हो तो कम से कम। सारा खेल इसी का है। सबसे आइडियल होता है कि जब स्टॉक परफॉर्म कर रहा हो तो एवरेज अप करते रहिए और जब कोई स्टॉक लॉस कर रहा हो तो उसको ट्रिम कर दीजिए। डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से एक है स्टॉक्स का कोरिलेशन, जैसे कि उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर सारे स्टॉक्स एक ही लोकेशन में हों और कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे कि बाढ़ भूकंप आ जाए तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि करेंसी अप्रिसिएशन या चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। उनका किसी एक सेक्टर पे तो बहुत बुरा इंपैक्ट होता है लेकिन किसी दूसरे सेक्टर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी तरह स्टॉक्स डाइवर्सिफाई रहने से आपका सारा पैसा डूबेगा नहीं। जॉन एल केली ने एक फॉर्मूला बनाया था जिसका इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि अपने कैपिटल का कितना % आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है कि F इक्वल्स तो PW माइनस ब्रैकेट PL डिवाइडेड बाय ब्रैकेट $W डिवाइडेड बाय $L। जी हाँ, इसको आराम से पेंसिल से लिख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। F मतलब फ्रैक्शन, आपके कैपिटल का जो आप इन्वेस्ट करेंगे कितना %। PW यानी कि आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। PL मतलब आपके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। $W का ये मतलब है कि जब आपकी बेट सही होगी तो आप कितने पैसे जीतेंगे, और $L का मतलब है यानी कि आप कितने पैसे हारेंगे अगर आपकी बेट गलत हुई तो। मान लीजिए कि आप 2:1 के रेशियो में विन और लूज डिसाइड करते हैं और आपने उसमें ₹100 लगाए तो विनिंग सिचुएशन में आप 200 कमा लेंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ तो आपको सिर्फ ₹50 बचेंगे जो आपने ओरिजिनली ₹100 लगाए थे। हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% की है। अगर इन सबको फॉर्मुला में डाल देंगे तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा 25%। मतलब ये कि आप इस स्टॉक में अपना 25% कैपिटल लगा सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप हाफ कैली यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कैली फ्रैक्शन 30% आया है तो आप सिर्फ 15% ही इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आप वोलेटिलिटी को काफी हद तक निगेट कर पाएंगे और आपके रिटर्न सिर्फ 25% ही कम होगा। ऐसे सिचुएशन में आप बिग बेट कर सकते हैं जब आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो और एंट्री पॉइंट और मार्केट कंडीशन भी आपके फेवर में। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि ऐसी सिचुएशंस रेयरली ही आती हैं। ज्यादा टाइम या तो बेयर मार्केट होता है या फिर साइडवेज मूवमेंट होता रहता है। कम टाइम के लिए ही बुल रन होता है। अगर प्रोबेबिलिटी कम है और पे ऑफ हाई है तो मॉडरेटली बेट कीजिए, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी कम हो, रिवॉर्ड भी ज्यादा नहीं है तो बेट मत ही कीजिए। कभी कभी लॉस मेकिंग में आप एवरेज अप करने के लिए और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन अगर 1-2 राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग के बाद आपको अपने रिसर्च से पता चले कि वो स्टॉक अब इंप्रूव करने वाला नहीं है तो तुरंत अपने होल्डिंग्स को निकाल लेना चाहिए। वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर के एक दोस्त है रिक ग्वेरिन, वो उन दोनों से बहुत ज्यादा स्मार्ट थे इन्वेस्टिंग में, लेकिन वो बहुत जल्दी रिच होना चाहते थे। 1974 के क्रैश में स्टॉक मार्केट करीब 70% तक क्रैश कर गया था। हुआ ये कि रिक को अपने बर्कशायर हैथवे के शेयर $40 पर शेयर के भाव से बेचना पड़ा। आज उस एक शेयर की कीमत $40,000 है। यानी जब भी आप डेस्परेशन में अपने स्टॉक बेचते हैं तो आपको कम प्राइस में बेचना पड़ता है। अगर आपसे कोई कहे कि कॉइन टॉस की गेम खेलते हैं जहां पे ऑफ 10:1 का है और गेम में 10 लाख की बेट लगनी है, मतलब आप जीते तो 1 करोड़। जैसा कि आप जानते हैं कॉइन टॉस में प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, तो आपको ये काफी टेम्पटिंग लग सकता है। लेकिन अगर 10 लाख आपकी सारी जमा पूंजी हो तो ऐसा रिस्क लेना सिवाय बेवकूफी के कुछ भी नहीं है ना दोस्तों। पैसा कमाना एक बात है और पैसा बचा के रखना एक अलग बात है। सक्सेसफुल वही होता है जिसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जरूरी इसलिए भी है कि आप ज्यादातर पैसा कंपाउंडिंग से ही कमाते हैं और उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। 1 साल की ग्रोथ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा पैसे में, लेकिन यहीं आप 10 साल इंतजार करें तो आपको बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एलोकेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको वॉच आउट करना चाहिए, जैसे अंडर एलोकेशन, जब आप लोअर पे ऑफ होते हुए भी रिस्क अवर्जन माइंडसेट के कारण ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। ओवर एलोकेशन, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने लगते हैं, उससे बायस क्रिएट हो जाता है। ओवर स्टेइंग विद विनर्स, जब आप किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उसे ओवर वैल्यू कर लेते हैं। ओवर स्टेइंग विद लूजर्स, जीतने से जितनी खुशी नहीं मिलती उससे कहीं ज्यादा दुख आपको हारने से होता है। एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आप जरूरत से ज्यादा उस स्टॉक से जुड़े रहते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा हो तो उसका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। आपने अक्सर इन्वेस्टर से सुना होगा कि कैसे एशियन पेंट्स, नेस्ले, पिडिलाइट, एस्ट्रल ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है, लेकिन हम में से ज्यादा लोग इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम किसी एक स्टेज पे पैसा लगा के बैठ जाते हैं और स्टेज वाइज कैपिटल को ऐड नहीं करते, जबकि होल्डिंग और एडिंग भी उतना ही जरूरी आर्ट है जितना कि स्टॉक का सिलेक्शन। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है देवांग तिवारी और आप सुन रहे हैं यू कैन कंपाउंड की बुक समरी, जिसे अडैप्ट किया है नितिन झा ने। दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली इन्वेस्टिंग एडवाइस है बुक योर प्रॉफिट्स। मतलब कि अगर आपका स्टॉक काफी आगे भाग चुका है तो कुछ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। अफसोस कि इस एक एडवाइस से जितना नुकसान लोगों को हुआ है उतना किसी एडवाइस से नहीं हुआ होगा। आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस तो डेवलप करना होगा, अपने स्टॉक को होल्ड करने का। ऐसा नहीं किया तो आपके विनिंग स्टॉक्स का एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे, लेकिन आपको यह जानना होगा कि आपको स्टॉक सेल कब करना है। जेसी लिवरमोर, जो कि जाने माने स्टॉक ट्रेडर हैं, वो कहते हैं कि जब मार्केट आपके ऑपोजिट मूव करने लगे तो स्टॉक को कब सेल करना है इसका क्लियर टारगेट आपके पास होना चाहिए।
किसी भी हालत में आपको 10% से ज्यादा लॉस में नहीं जाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि स्टॉक खरीदते समय ही आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे जैसे आपकी बॉडी में कुछ बैरियर्स होते हैं एक्सटर्नल एजेंट से फाइट करने के लिए, लाइक आपकी स्किन, पेट में एसिड्स जो डाइजेशन में मदद करते हैं, एंटीबॉडीज जो आपको वायरस से सेफ रखते हैं। ठीक वैसे ही इन्वेस्टर्स को भी लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करना होता है अपने स्टॉक्स के लिए। पहला लाइन ऑफ डिफेंस स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो कम से कम हर हफ्ते अपने पोर्टफोलियो को वॉच कीजिए और लॉस मेकिंग स्टॉक को निकालते रहिए। याद रखिए कि लॉस को कम से कम रखना आपका पहला गोल है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग दूसरा। बर्नार्ड बरूच कहते हैं कि अगर आप अपने आधे ट्रेड्स में भी करेक्ट हैं तो आप एक अच्छा एवरेज बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 ट्रेड में से 3 से 4 बार भी सही हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तब तक जब तक आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते रखते हैं। स्टॉक मार्केट में ये मायने नहीं रखता कि आप सही हैं या गलत, ये मायने रखता है कि जब आप सही हैं तो कितना पैसा बना रहे हैं और जब गलत हैं तो कितना नुकसान झेल रहे हैं। जब आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हो तो कभी कभी आप जल्दबाजी में अपने स्टॉक को बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके सेल कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है अभी जितना मिला ना उसको लपेट लो। जो इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाते हैं और वैल्यूएशन रेशियोज को ज्यादा ध्यान से रखते हैं वो अक्सर अपने स्टॉक को जल्दी बेचने की गलती कर बैठते हैं। इससे बचने के लिए आपको दरअसल करना यह है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा उस प्राइस से 10% कम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पेरेटो प्रिंसिपल का नाम आप सबने सुना होगा। आप अपने बिजनेस का 80% रेवेन्यू 20% क्लाइंट्स से बनाते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल यानी कि 80-20 प्रिंसिपल से फेमस पेरेटो प्रिंसिपल आप सभी ने सुना होगा। बिजनेसेस पर भी कुछ ऐसा ही असर होता है इसका मतलब है कि आप लगभग 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% क्लाइंट से बनाते हैं। जी ठीक वैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि उनके गार्डन में 80% अच्छे क्वालिटी का चना सिर्फ 20% पौधों से आता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया में 80% वेल्थ सिर्फ 20% लोग कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि 20% स्टॉक्स आपको 80% रिटर्न दे रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। इंडिया में 175 कंपनी है जिसका प्री टैक्स प्रॉफिट $100 मिलियन से भी ज्यादा है। उनमें से सिर्फ 78 कंपनियां ऐसी है जो 100 गुना ग्रो कर पाई हैं। जी 100 टाइम्स। लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी सिर्फ 5% कंपनी बहुत अच्छा स्केल अचीव कर सकती हैं और 20% डिसेंट स्केल कर सकती हैं। तो अगर आपके पास 6 स्टॉक हैं उसमें से 2 एवरेज हैं, 2 बिलो एवरेज, एक बहुत ही खराब और एक स्टॉक आपको शानदार रिजल्ट दे रहा है जैसे कोका कोला या जिलेट, तो समझिए कि आपका काम हो गया। आखिर खेल तो ये प्रोबेबिलिटी का ही है। और अगर आपके पास हैरी पॉटर की तरह कोई मैजिक वॉन्ड होता तो आप हमेशा प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक पे ही लगाते पैसा, लेकिन अफसोस ऐसा किसी के पास भी नहीं है। कोई भी मार्केट किधर जाएगा, कौन सा अप होगा, कब डाउन होगा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी ये कैसे डिसाइड करता है कि उनके सबसे अच्छे स्टॉक में उनकी एलोकेशन सबसे ज्यादा हो? ऐसा आप सिर्फ एवरेज अप से ही कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए किसी एक स्टॉक पे लगाए थे अभी अप्रैल में और 30% का स्टॉप लॉस लिया था। वो स्टॉक अब 200 का हो जाए और आपने फिर भी 30% का स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप उस स्टॉक को 140 में बेच रहे होंगे और तब भी आपको 40% का प्रॉफिट होगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। अभी के दौर में इन्वेस्टर्स को एक्शन चाहिए होता है और आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया का शोर इतना ज्यादा है तो किसी का भी इससे बच के रहना पॉसिबल नहीं है। ये दरअसल सबसे बड़ा कारण है कि इन्वेस्टर्स आराम से अपने विनिंग स्टॉक को पकड़ के बैठे नहीं रहते। वो अपने विनर्स को राइड करने की जगह हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप अपने इंडिकेटर्स और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ATR, वी स्टॉप इनका इस्तेमाल करते रहिए और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्या ख्याल हैं इन ट्रिक्स के ऊपर। ये आपको बताते रहेंगे कि कभी आपको एग्जिट करना है कब नहीं। आगे हम चर्चा करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि कैसे एग्जिट स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपकी वेल्थ को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां सालों का कमाया हुआ पैसा पलक झपकते ही निकल सकता है। इन्वेस्टिंग दरअसल सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का काम है। क्योंकि प्रेडिक्शन में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए जरूरी है कि आप रिस्क को मैनेज करना सीखें। इसका सबसे पहला स्टेप होता है रिस्क को समझना, दूसरा रिस्क को आइडेंटिफाई करना और तीसरा रिस्क को कंट्रोल करना। रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी तो है, लेकिन रिस्क आगे होता क्या है? रिस्क की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके कैपिटल लॉस की प्रोबेबिलिटी को रिस्क कहते हैं। काफी लोग ये भी कहते हैं कि आपके एसेट में वोलेटिलिटी कितनी है उसको रिस्क कहते हैं। फिलहाल हम सिर्फ पहले डेफिनेशन को ही ध्यान में रखेंगे, दूसरे डेफिनेशन पे फिर कभी बात करेंगे। एक और टाइप का रिस्क होता है अपॉर्चुनिटी रिस्क। किसी स्टॉक में सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर पाना या सही टाइम पे एग्जिट नहीं करना, उसको आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आप दरअसल कंट्रोल क्या करते हैं? रिटर्न्स तो आपके कंट्रोल में होता नहीं है, ना ही बिजनेस का परफॉर्मेंस और ना ही आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं जिसको आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। एलोकेशन, आपके स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करते हैं यह आपके कंट्रोल में होता है। डाउन साइड, आप कितने पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मतलब कि कितना पैसा खोने का रिस्क आप ले सकते हैं। आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है किसी एक स्टॉक पे, यह आपके कंट्रोल में होती है। हाँ, और आपका बिहेवियर यानी कि आपका एक्सटर्नल सिचुएशन पे रिएक्ट करना हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। हार्वर्ड मार्क्स अपनी किताब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में कहते हैं कि आपकी लाइफ और इन्वेस्टिंग में एस्टिमेट्स गलत हो सकते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, वैल्यूएशन गिर सकते हैं, लेकिन 2 बातें हैं जो हमेशा सही होती हैं। पहला कि सारी चीजें साइक्लिकल होती हैं और दूसरा कि गेन की अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब आप पहले रूल को साइड में रख देते हैं। जब भी मार्केट में डाउन टर्न आता है
तो आपको अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करते रहना चाहिए। जो कंपनी हाई लॉस में हो उनमें आप अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। बात घूम फिर कर आती है कि आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे आसान तरीका है कि आप कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करते रहिए। 260 साल पुराना एक मैथमेटिकल इक्वेशन है बाइज रूल, जिसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये जब कोई दूसरा इवेंट हुआ हो तब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मेजर करता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट होती है, इसलिए हमेशा आपको फंडामेंटल एनालिसिस वाला पार्ट स्ट्रांग रखना है। चार्ली मुंगर कहते हैं कि आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को मैथ्स की इक्वेशन की तरह मत पढ़िए, जहां आप एंडलेस डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और बाद में उसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको पहले एमडी या चेयरमैन का कॉलम पढ़ना चाहिए, जहां वो डिटेल में बात करते हैं कि कंपनी को पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा और कैसे उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया। कंपनी का अगले साल का रोड मैप क्या है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं और कौन से नए मार्केट्स में एंट्री करने की सोच रहे हैं। आप हमेशा 5, 10, 15 साल की प्लानिंग नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन कंपनी का 1 साल का एजेंडा कम से कम ये तो क्लियर होना चाहिए। एग्जिट करने के लिए आप एक आसान स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम को किसी ना किसी टेक्निकल इंडिकेटर से समझिए, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एटीआर वगैरह वगैरह। फिर थोड़ा फंडामेंटल रिसर्च कीजिए, अपने डिसीजन को और फुल प्रूफ कीजिए। आप जैसे जैसे सीजन होते जाएंगे स्टॉक मार्केट में, वैसे वैसे आप एंट्री के साथ साथ एग्जिट के लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे। हमने शुरुआत में जाना था कि कैसे आप अपने इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो को कैक्टस, बैनियन, मैंगो, बैम्बू, पाम और कैनबिस ट्री में डिवाइड करते हैं। अब हम जानेंगे इन सब को कौन से टाइम पे अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। शुरुआत करते हैं कैक्टस से। पहले तो आपको अवॉइड करना चाहिए लो ग्रोथ और लो रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने से। लेकिन अगर आपने कोई मैंगो या बैनियन कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो हाई ग्रोथ से लो ग्रोथ की तरफ जाने लगे, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कुछ साइंस होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कंपनी कंपटीशन से अफेक्टेड हो रही हो और उनका प्राइसिंग पावर अब वैसा नहीं रहा, कंपनी अब नए प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रही है, तो ऐसी हालत में आपको कंपनी मार्केट शेयर भी लगातार कई क्वार्टर्स गिरता दिखेगा। ये सब फैक्टर्स को जोड़ के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। मैंगो स्टॉक्स में आप जनरली अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी अक्सर स्टेबल बिजनेस होती है और इनका कैश फ्लो भी प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन आपको इनका पीई रेशियो हाई होता हुआ दिखे, जो किसी न किसी यूफोरिया की वजह से हो, ना कि बिजनेस ग्रोथ की वजह से, तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जब मैंगो कंपनी का रिटर्न उतना अच्छा ना रहा हो, तब आपको स्टॉक सेल करने का सोचना चाहिए, या फिर कोई कंपटीशन की कंपनी बेहतर रेट पर अवेलेबल हो। आप जानते हैं कि बैनियन ट्री वाले स्टॉक को कब बेच सकते हैं आप। ये स्टॉक्स दरअसल कंपाउंडेड ग्रोथ देता है और जनरली परफॉर्म ही करता रहता है। लेकिन अगर सेक्टर में कोई डिसरप्शन आया हो और आपकी कंपनी इंपैक्टेड हुई हो, तो बेहतर है आप जल्द से जल्द स्टॉक को सेल ऑफ कर दें। ऐसा आप मार्केट सैचुरेशन के इवेंट में भी कर सकते हैं। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का खत्म हो जाना, जिनकी समझ आपको टाइम के साथ ही आएगी। अब जानते हैं कि बैम्बू स्टॉक्स को कब सेल कर सकते हैं। ये कंपनी ट्रांजिशन फेज में होती है और पोटेंशियल रखती है ग्रो करने के लिए। जब उस सेक्टर में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट होता हुआ ना दिखे, या फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट रेज ना कर पा रही हो, या फिर एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कंपनी मार खा रही हो, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको अपने डिसीजन लेना है कि स्टॉक को सेल करना है या होल्ड करना है। अब बात करते हैं कि पाम ट्री कैटेगरी वाले बिजनेस को कब सेल करना है। ऐसी कंपनी में एंट्री और एग्जिट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगे तो आपको रीअसेस करना चाहिए, या फिर जब सप्लाई ज्यादा आने लगे मार्केट में, तब भी आपको एवैल्यूएशन मोड में आ जाना चाहिए। सप्लाई ज्यादा होते ही आपको ये पता करना है कि कंपटीशन ने क्या नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत एक्शन में जाना है। और सबसे आखिरी होता है दोस्तों ड्रग प्लान कैनबिस बिजनेस। जी, पहली बात, आपके पास ये स्टॉक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से कोई मैंगो या बैनियन ट्रीज कैटेगरी में आ गई तो आपको फौरन इसे बेच देना चाहिए। तो इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे हमें अपना रिस्क एपेटाइट समझना और मैनेज करना है। आगे हम बात करेंगे कि दूसरों की गलती से हम कैसे सीख सकते हैं और खुद को एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकते हैं। हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। जो कुछ भी हम और आप आज कर रहे हैं वो सब पहले किसी ने जरूर कर रखा है, तो फिर हम गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों नहीं अपने एंसेस्टर्स की गलतियों से सीख के वो गलतियां दोबारा ना करें? यहां हम बात करेंगे 10 ऐसी गलतियों की जो आप दोहराने से बच सकते हैं। पहली गलती होती है चीप ट्रैप। अगर कोई स्टॉक अपनी 52 वीक लो के आसपास आ जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, बिना ये जाने की डिक्लाइन की वजह क्या है। अक्सर ऐसी हालत मार्केट कैप और वैल्यूएशन जैसे मेट्रिक्स को इन्वेस्टर अवॉइड कर देते हैं। याद रखिए, स्टॉक का चीप होना चीप वैल्यूएशन नहीं होता। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो होता है होल्डिंग हो। आपने अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक खरीदा जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का सेक्टर सैचुरेट होने लगा और स्टॉक प्राइस नीचे आने लगा। लॉजिक ये कहता है कि आपको स्टॉक सेल करके बेहतर परफॉर्मिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इमोशन हमसे गलती करवाता है। हमें लगता है कि आज ना कल कंपनी के स्टॉक में फिर से उछाल जाएगा। ऐसा करने से आपको बचना है। तीसरी गलती होती है लूजर्स को एवरेज आउट करना। मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और वो 50 का हो गया, तब आपने दोबारा उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया। आपको ऐसा लगता है कि ये करने से आपका एवरेज प्राइस 75 हो गया, लेकिन सोचिए अगर वो स्टॉक 25 का हो गया और आपने फिर से इन्वेस्ट किया तो क्या होगा? आप अपने कैपिटल को सिस्टमैटिकली लॉस मेकिंग स्टॉक में डाल रहे होंगे। याद रखिए, नेवर पुट गुड मनी बिहाइंड बैड मनी। मतलब कि अपने मेहनत से कमाए पैसे को किसी खराब परफॉर्म करने वाले स्टॉक के पीछे मत डालिए। चौथा होता है किसी भी सिस्टम या प्रोसेस को फॉलो नहीं करना। आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए स्टॉक स्क्रीनिंग, बाइंग और एग्जिट के लिए। अगर आप ये सिस्टम फॉलो नहीं करते तो आप हमेशा गलत इंफॉर्मेशन के पीछे भाग के अपना डिसीजन लेंगे। याद रखिए, ये इन्फॉर्मेशन एज है
जहां जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसी के साथ उतनी ही नॉइज भी। अगर आपने फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया तो लॉस के लिए तैयार रहिएगा। फिफ्थ आता है ओवर कॉन्फिडेंस। भाई साहब, जब आपका स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आपको ये लगता है कि भाई आप तो यू जस्ट मेड इट, यू आर द गोट, आपको सब पता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने थॉट को हमेशा सही मानने का बायस जैसे ही आपके भीतर आया, मान लीजिए कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया उसी दिन से। सिक्स्थ है डिपेंडेंस ऑन हिस्ट्री। जब हाई क्वालिटी बैलेंट्री मैंगो स्टॉक में ट्रांजेक्शन कर रहा हो तब आपको ऐसा लग सकता है कि ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन अगर आपने की इंडिकेटर्स को इग्नोर कर दिया तो रिजल्ट बहुत निगेटिव हो सकते हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स के साथ भी आप ये देख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमेशा पीई रेशियो को ध्यान में रखिए। सेवेंथ है ऑलरेडी कंपाउंडिंग बिजनेस को छोड़कर नए मेगा कंपाउंडिंग बिजनेस को एक्सप्लोर करना। आपने अगर एचडीएफसी में इन्वेस्ट किया है और काफी टाइम इन्वेस्टेड रहने के बाद भी आपने अगला एचडीएफसी ढूंढना शुरू कर दिया तो आप शायद गलत कर रहे हैं। येस बैंक और डीएचएफएल के पीछे भागने से कहीं अच्छा एचडीएफसी में इन्वेस्टेड रहना, क्योंकि एचडीएफसी काफी बड़ी होने के बावजूद भी कंपाउंड करती रहेगी। और एट्थ है क्विक मनी सिंड्रोम। जी, आप स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग के पर्पज से नहीं आते हैं, जल्दी पैसा बनाने के लिए भी नहीं। स्टॉक मार्केट में गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। याद कीजिए 2008 का रिलायंस पावर का आईपीओ, जहां ना जाने कितने लोगों ने अपनी जमा पूंजी खो दी थी। इसलिए यहां स्टॉक इन्वेस्टर के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नाइन्थ है इमोशनल अटैचमेंट। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको कोई स्टॉक गिफ्ट की थी और आप इस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उसे बेच नहीं पा रहे। याद रखिए कि स्टॉक को नहीं पता कि आप इसे ओन करते हैं। एंड ऑफ द डे ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसे इमोशनल अटैचमेंट रखना गलत ही नहीं, सरासर बेवकूफी है। आखिरी है अपने विनिंग स्टॉक से जल्दी एग्जिट कर जाना। जैसे ही आपका इन्वेस्टेड पैसा डबल हो जाता है, इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आ जाते हैं। अगर आपका स्टॉक मेगा कंपाउंडिंग निकला तो आगे चलकर रिग्रेट होने वाला है। इसलिए स्टॉक को होल्ड करने की मेंटालिटी डेवलप कीजिए। याद रखिए, आज जो पैसा डबल हुआ है वो कुछ सालों में 10 और 20 गुना भी हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलेंगे आपको जो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, जबकि लाइफ में आपका गोल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता दोस्तों। लाइफ का असली पर्पस फ्रीडम अचीव करना होता है। टाइम फ्रीडम पैसा मीन्स बन सकता है, लाइफ का असली पर्पस फ्रीडम अचीव करना होता है। टाइम का फ्रीडम, पैसा मीन्स बन सकता है उस फ्रीडम को पाने का, लेकिन वो लास्ट गोल नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब आप कंपाउंडिंग का सही मतलब जान लें। कंपाउंडिंग आदतों की हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है, एक्सपीरियंस की हो सकती है, और हाँ जान लीजिए, कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट होता है टाइम। अगर आपने पेशेंस नहीं है तो आपके लिए कंपाउंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपने पेशेंस की हैबिट डाल ली तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए और कुछ सालों के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आप कितने आगे आ चुके हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे आइडियाज जिन्हें आप अपनी लाइफ में अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इंकलकेट कर पाएंगे और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। अब मिलेंगे किसी और बुक की या शो की चर्चा पर। मेरा नाम है देवांग और अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं।